मेरा नाम शीतल है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी और माँ की सांसों का कारण। उससे ज्यादा मैं उस घर की रौनक थी जहाँ सिर्फ हंसी गूंजती थी, आंखें कभी गीली नहीं होती थीं। हम शहर में रहते थे। पापा का प्रॉपर्टी का व्यवसाय था और हमारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। स्कूल से लेकर हर शौक तक पापा ने मुझे सर आंखों पर बिठाया था। माँ तो जैसे मेरी परछाई थी, हर चीज में मेरी, हर फिक्र मेरी। मेरा बीए दूसरा साल शुरू हो रहा था और हर दिन नई उम्मीद लेकर सामने आता था। वो दिन भी बिल्कुल साधारण था। माँ और पापा दवा लेने हॉस्पिटल जा रहे थे। मैं कॉलेज में थी, तभी फोन आया। शुरू में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि आवाज़ दूसरी थी। फिर किसी ने बताया कि आपके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने तुरंत हॉस्पिटल की ओर दौड़ लगाई। जमीन पर टूटती भावनाओं को समेटते हुए मैंने खुद को स्थिर किया, रिक्शा लिया और भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची। वहां पहुंचते ही मेरे जीवन का पहला बड़ा घाव मेरी छाती में धंस गया। पापा का शरीर सफेद चादर में ढका हुआ था। वो जा चुके थे। मेरा आवाज जैसे गले में अटक गया। हाथ कांप रहे थे, जैसे किसी ने मेरी आत्मा ही छीन ली हो। नहीं पापा! मैं जोर से चीखी। आप नहीं जा सकते! मैं रोती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माँ आईसीयू में थीं। उनके सिर पर गंभीर चोट थी। डॉक्टर ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, बेटा, उनके दिमाग पर बहुत गंभीर असर हुआ है। अब दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। मैं दिन रात उनके पास बैठी रही, प्रार्थना करती रही। मेरे हर आंसू में बस एक ही दुआ थी, हे भगवान, मेरी माँ को बचा ले। मैं अकेली नहीं जी सकती। लेकिन शायद आकाश ने मेरी आवाज सुनना बंद कर दिया था। 5 दिन बाद वो भी चुपचाप चली गईं। मुझे एक बार भी आवाज नहीं दी, हाथ नहीं थामा, आशीर्वाद नहीं दिया, आखिरी बार आंखों में भी नहीं देखा। अंतिम संस्कार के दिन मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही थी। सूजी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल और चारों तरफ रिश्तेदारों की सहानुभूति से भरी नजरें। मेरे चाचा गांव से आए थे। वो पापा के बड़े भाई थे। माँ की अर्थी को कंधा देते वक्त मेरी आंखें दरवाजे की ओर टिकी थीं। शायद पापा आएंगे और कहेंगे कि ये सब एक सपना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे जीवन की नींव एक पल में ढह गई थी। चाचा मुझे अपने साथ गांव ले आए। पापा के जाने के बाद मेरे सिर पर एकमात्र सहारा वही थे। मुझे लगा था कि शायद यही मेरा नया घर होगा, जहाँ कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाएगा। गांव पहुंचते ही चाची ने मेरा सारा सामान एक छोटे से कमरे में रखने को कहा। जहाँ पहले भेड़ बकरियों का चारा रखा जाता था, अब वही मेरा ठिकाना बन गया। चाची के पहले शब्द थे, खली साफ रखना। मैं चुप रही, क्योंकि कुछ बोलना बेकार था। ये उनका घर था और अब मैं उनकी मर्जी की गुलाम थी, ये मुझे पता था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर चाची ने मुझे रसोई में काम पर लगा दिया। बोली, आटा गूंथ, सब्जी चढ़ा, मेरी कमर में दर्द है। फिर सब मैंने ही किया। आटा गूंथा, सब्जी पकाई। मुझे बस चुपचाप दिन काटने थे। कुछ दिनों बाद हालात थोड़े सामान्य हुए तो मैंने चाचा से कहा कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। आपकी इजाज़त हो तो मैं प्राइवेट फॉर्म भर दूँ। चाचा ने अखबार पढ़ते हुए सिर हिलाया और बोले, बेटा, अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन शहर जाने का सोचना भी मत। यहीं गांव में कुछ कर, हम मदद करेंगे। लेकिन चाची को ये बात पसंद नहीं आई। शाम को चूल्हा जलाते वक्त वो बोली, कितना पढ़ेगी? तेरे बाप ने जितना पढ़ाया उतना काफी है। अब काम सीख। पढ़ाई से भाकरी मिलती है क्या? इज्जत? मैंने धीरे से कहा, लेकिन मुझे नौकरी करने लायक काबिल बनना है। चाची कुछ पल रुककर बोली, ये घर पढ़ने का नहीं, काम करने का है। सुबह उठना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, ये सब सीख। अगले दिन मैंने गांव की सुमन मौसी के बेटे से प्राइवेट फॉर्म मंगवाया और चाचा से पैसे लिए। चाची का गुस्सा भड़क गया। अब से पैसे मांगने लगी? मुफ्त की भाकरी खाकर अब पैसे भी उड़ाएगी? मैंने कुछ नहीं कहा। फॉर्म भरकर वापस भेज दिया। मुझे पता था कि चाची को मेरा जीना खटकता है। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे काम का बोझ बढ़ता जा रहा था। चाची ने मुझे घर के हर काम में लगा दिया था। काव्या,
उनकी बड़ी बेटी, जो मेरी ही उम्र की थी, हमेशा मोबाइल पर रहती थी। अगर मैं ज़रा भी रुकी, तो चाची तुरंत कहती, तू कोई रानी नहीं है, जो काम नहीं करेगी। दोपहर के खाने के वक़्त, जब सब खाते थे, मैं पीछे बैठकर बचा हुआ खाना खाती। एक बार खाना खत्म होने के बाद मैंने खाली भाकरी पर लौंचा रखकर खाया। काव्या ने तीखी नज़रों से देखा और बोली, तेरी माँ जिंदा होती तो उसे भी मैं यही बचा हुआ खाना देती। उसके बोल सुनकर मेरे हाथ रुक गए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाकर बर्तन धोने लगी। एक बार मेरा स्कूल का पुराना दोस्त रोहन रास्ते में मिला। उसने पूछा, शीतल, तेरा फॉर्म भरा? परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? मैंने साधारण जवाब दिया, हाँ, फॉर्म भरा, लेकिन पढ़ाई थोड़ी मुश्किल चल रही है। मैंने घर में इसका जिक्र भी नहीं किया। लेकिन शाम को चाची ने अजीब लहजे में पूछा, वो लड़का कौन था जो रास्ते में तुझसे बात कर रहा था? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, वो मेरा पुराना क्लासमेट था, अचानक मिल गया। चाची बोली, यहाँ गांव में लोग जीभ से ज्यादा आंखें इस्तेमाल करते हैं। फिर से किसी अनजान लड़के से बात की तो तेरी जुबान काट दूंगी। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अनाथ ही नहीं, बल्कि अब शक की नज़रों में जीने वाली लड़की बन गई हूँ। एक शाम मैंने अपने लिए एक पुराना सूट निकाला, जो आखिरी बार मम्मी ने मेरे लिए सिलवाया था। मैं उसे पहनकर बैठी थी। काव्या ने कहा, शहर की स्मार्टनेस यहाँ मत दिखा, हमें ये नखरे मत दिखा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जाकर वो सूट वापस रख दिया। उस शाम चाचा किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गए। जाते वक्त उन्होंने कहा, बेटी, अपना ख्याल रखना, कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। लेकिन मेरे पास फोन कहाँ था, और चाची के होते हुए मैं कुछ मांगने की हिम्मत कैसे करती? चाचा के जाने के बाद चाची का लहजा और सख्त हो गया। सुबह जल्दी उठना, नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, काव्या के कपड़े धोना, सब मेरी जिम्मेदारी पर आ गया। एक बार मैं काव्या का यूनिफॉर्म प्रेस करते करते थक गई थी। चाची चिल्लाई, काम करने आई है या शहर की रानी बनने? मैंने कहा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर काम करती हूँ। उन्होंने झाड़ू उठाकर मेरे सामने फेंकते हुए कहा, यहाँ किसी को आराम नहीं, और तुझ जैसी पराई मेहमान को तो बिल्कुल नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा शहर का सपना गांव की एक होली में दफन हो जाएगा। चाचा 3 हफ्तों बाद लौटे। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। लौटते ही उन्होंने घरवालों को बुलाया। मैं भी चुपचाप कोने में बैठ गई। वो काफी देर चुप रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, मेरा व्यवसाय डूब गया है। दुबई में हालात बहुत खराब हैं। चाची ने तुरंत हाथ मुंह पर रखकर कहा, हे भगवान, हम पर दया कर। सब कुछ तो आपने व्यवसाय में लगाया था। चाचा ने मेरी ओर देखते हुए नरम स्वर में कहा, बेटी, तेरे पापा ने शहर में जो घर बनाया था, वो अभी हमारे नाम पर है। उसे बेच दिया तो शायद कुछ कर्ज चुकाया जा सके। मैं चुप रही। वो घर मेरे पापा की आखिरी निशानी था, लेकिन उनकी आंखों में बेबसी देखकर मेरा मन पिघल गया। मैंने धीमे स्वर में कहा, चाचा, अगर बेचने से आपका बोझ कम होगा तो बेच दीजिए। चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तू बहुत अच्छी है बेटी, तेरे पापा को भी तुझ पर गर्व था। अगले हफ्ते ही कागजात तैयार हो गए। शहर से खरीदार आए। मुझे एक बार भी वो घर दिखाने नहीं ले गए। सौदा वहीं बैठकर तय हुआ। मैंने दस्तावेजों पर दस्तखत किए और चाचा ने पैसे लिए। उन्होंने कहा, मैं सब संभाल लूंगा, फिक्र मत कर। उस रात चाचा ने पहली बार मुझसे नरम लहजे में बात की। बोले, बेटी, तूने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। मुश्किल वक्त में जो साथ दे, वही सच्चा अपना होता। मैंने मन में सोचा, शायद अब हालात बदलेंगे, मेरे साथ बर्ताव भी बदलेगा। लेकिन अगले दिन चाची का व्यवहार फिर बदल गया। वो नरमी बस एक दिन की थी, फिर वही आदेश, वही हुक्म, बल्कि अब और बढ़ गए। सुबह 4 बजे मुझे उठाया जाता, कुएं से पानी भरने जाना पड़ता। चाची बोली, आज नल नहीं आएगा और पानी बंद रहेगा। मैंने कहा, थोड़ा वक्त काव्या को भी बता दीजिए, मैं कल रात देर से सोई थी। वो बोली, क्या काव्या तेरी नौकरानी है जो तू उसे हुक्म देगी? चाची ने गुस्से में बर्तन जोर से टेबल पर पटका और बोली, अब काम का बोझ दोगुना हो गया है, तो काम तुझे ही करना होगा। शहर का वो घर, जो मेरे दिल का टुकड़ा था,
अब चाचा के जेब की रकम बन चुका था और मुझे उसका कोई फायदा नहीं मिला। एक दिन काव्या की सहेलियां घर आईं। मैं रसोई में रोटियां बना रही थी। काव्या ने जोर से आवाज लगाई, चाय लेकर आ, और चाय अच्छी बनाना, वरना सबको तुझ पर हंसने का मौका मिलेगा। मैंने चुपचाप चाय बनाई, लेकिन कप देने गई तो उसकी एक सहेली ने हंसते हुए पूछा, काव्या, ये तेरी नौकरानी है क्या? काव्या ने जोर से हंसकर जवाब दिया, नौकरानी नहीं, अनाथ चली बहन है ना। नाथ रहा, ना इज्जत। उन शब्दों ने मेरे कानों में काले झर की तरह चुभन पैदा की। उस शाम मैंने हिम्मत करके चाचा से पूछा, इस रकम में से मुझे कुछ मिल सकता है? मैं प्राइवेट पढ़ाई के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। वो बोले, अब मुश्किल है, पैसे कर्ज चुकाने में चले गए, फिर भी देखता हूँ। मैं चुप रही। एक दिन चाची ने मुझे काव्या के पुराने कपड़े लाकर दिए और बोली, ये गर्मी के हैं, ले। देखा तो कुछ कपड़े फटे थे, कुछ पर तेल के दाग थे, पहनने लायक भी नहीं थे। मैंने हैरानी से देखा तो चाची बोली, क्या, तेरे बाप की कमाई बची नहीं? अब यही पहनने लायक हैं, नए कपड़े तुझे नहीं मिलेंगे। मैंने बिना कुछ बोले कपड़े वापस रख दिए और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके चुपचाप बैठ गई। अगर वो घर नहीं बिका होता तो मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। लेकिन जिस मकसद के लिए मैंने हमेशा त्याग किया, उसका बदला मुझे सिर्फ अपमान के रूप में मिला। चाचा अब ज्यादातर समय चुप रहते थे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने मुझसे कुछ छीन लिया था, लेकिन वो भी भूल गए थे। उनका ध्यान फिर से व्यापार पर चला गया और मेरा वजूद सिर्फ घर के काम तक सीमित हो गया। गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी। गांव की दोपहरें तप रही थीं और मैं भी पसीने से तरबतर थी। मेरे कपड़ों की हालत खराब हो चुकी थी। मेरे पास एक नीला सूट था जो बिगड़ गया था, दो कपड़ों के रंग उड़ गए थे और ओढ़नी एक कुएं में गिरने के बाद जैसे अपना वजूद खो बैठी थी। एक शाम खाने के बाद जब सब बाहर बैठे थे, मैंने हिम्मत करके चाची से कहा, चाची, अगर कुछ नए कपड़े मिल जाएं तो मैं खुद सिल लूंगी। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कुछ अजीब कहा हो, फिर जोर से हंसते हुए बोली, कपड़े? अब हमारे पैसे तेरे फैशन पर भी खर्च करने हैं क्या? मैं चुप रही। बात वहीं खत्म हो जाती तो अच्छा था। लेकिन अगले दिन सुबह चाची ने काव्या के फटे हुए पुराने कपड़े मेरे सामने फेंक दिए और बोली, इन्हें पहन, नखरे मत कर, हमारे घर में जो है वही मिलेगा, बुरा लगता है तो जंगल में जाकर रह। काव्या पीछे से बोली, देखो तो, अब कपड़ों की मांगें भी शुरू हो गईं, इसकी नौकरानी भी अब रानी बनने चली है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उन कपड़ों की ओर देखती रही। मुझे माँ की वो बात याद आई। वो कहती थीं, बेटी, कपड़े इंसान की पहचान नहीं होते, लेकिन साफ सुथरा रहना काफी होता है। माँ मेरे लिए हर मौसम में 2-3 जोड़ी नए कपड़े लाती थीं। दिवाली, होली पर तो हमारे पास हर रंग के कपड़े होते थे, नए जूते, सुगंधित परफ्यूम। वो दिन याद आए तो आंखों में पानी आ गया, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। चाची ने जो कपड़े दिए थे, उन्हें वहीं छोड़कर मैं अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब मैंने फिर वही पुराना फटा ड्रेस पहना, तो चाची बोली, जो कपड़े दिए थे वो क्यों नहीं पहने? मैंने धीरे से कहा, वो पहनने लायक नहीं थे। इस पर वो तिलमिलाकर बोली, अच्छा, तो अब तू तय करेगी कि क्या पहनने लायक है? तेरे बाप की कमाई बची है क्या कि हम तुझे नए कपड़े लाकर दें? फिर उन्होंने मेरी माँ को भी घसीट लिया और बोली, तेरी माँ भी ऐसी ही थी, हमेशा सज धज कर, नाजुक ढंग से रहने वाली। हमारे गांव में उसके 2 दिन भी नहीं चले, वो अपने पति को लेकर शहर भाग गई। काव्या खड़ी होकर हंसने लगी और बोली, मम्मी, इसकी खुद को शहर की राजकुमारी समझने की आदत अभी भी नहीं गई। मैंने नजर नीचे करके चुप रहना ही बेहतर समझा। वो दिन मेरे लिए एक और बोझ बन गया। 3 दिन बाद गांव में एक शादी का मौका था। चाची और उनकी बेटियां तैयार हो रही थीं। नई चूड़ियां, सुगंध, मेहंदी, सब कुछ था। मैंने पूछा, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? चाची ने मुझे सिर से पांव तक देखा और बोली, कैसे कपड़ों में जाएगी? शादी में हमारी इज्जत उतारेगी क्या? घर पर बैठ और बर्तन साफ कर। मैंने सिर हिलाया और चुपचाप रसोई में काम शुरू कर दिया। उनके जाने के बाद बर्तन साफ करते वक्त मेरा हाथ जल गया, लेकिन मैंने ना पानी पिया, ना आवाज निकाली।
मेरी आवाज़ सुनने वाला था ही कौन? उस रात जब सब लौटे, तो काव्या ने एक पैकेट फेंक कर कहा, बचा हुआ केक है, खाना हो तो खा। तुझे क्या पता शादी कैसी होती है? मैंने पहले पैकेट की ओर देखा, फिर उसे वैसे ही छोड़ दिया। मन में आया कि एक पल में सब छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन कहाँ जाऊं? इस घर में मैं सिर्फ एक शरीर थी, जो काम के लिए रखा गया था। आज सुबह जब सब सो रहे थे, मैंने चुपके से माँ की चिट्ठी निकाली, जो मेरी डायरी में छिपा कर रखी थी। उसमें लिखा था, बेटी, कभी भी किसी के सामने खुद को कमजोर मत समझना। तू मेरा संस्कार है, मैं तुझे कभी गलत नहीं होने दूंगी। मैंने उस चिट्ठी को आंखों से लगाया और ठान लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। न काव्या की ताने सुनूंगी, न चाची की सख्ती सहूंगी। अगले दिन काव्या ने फिर वहीं फटे पुराने कपड़े मेरे सामने फेंके। मैंने उन्हें वापस करते हुए कहा, पहनना हो तो खुद पहनो। चाची चिल्लाई, क्या बोली तू? मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, मैं इंसान हूं, मेरी भी कुछ इज्जत है। अगर इज्जत नहीं दे सकती, तो मेरी बेइज्जती तो मत करो। काव्या ने गुस्से में कहा, मम्मी, ये तो उल्टा जवाब देने लगी, इसे सबक सिखाइए। चाची मेरे पास आईं, हाथ उठाया, लेकिन मैं पीछे हट गई। मैंने कहा, मार लीजिए, लेकिन मेरे सवाल नहीं रुकेंगे। आपने मेरे पापा का घर बेचकर मुझ पर उपकार किया, और उस उपकार के बदले मुझे इज्जत की भीख तक मांगने न दें। कमरे में सन्नाटा छा गया। शायद वो मेरे इतना बोलने की उम्मीद में नहीं थी। उस दिन मैंने ठान लिया कि या तो इज्जत से जीऊंगी या मर जाऊंगी। अगले 3 दिन पूरे सन्नाटे में बीते। मेरे जवाब के बाद चाची ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। काव्या ने दोपहर के खाने में नमक नहीं डाला, और शाम को चाची बोली, अब तेरी जुबान लंबी हो गई है और काम भी भूल रही है। पढ़कर क्या करेगी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस शाम की खामोशी में कुछ अलग था। चाचा 1 घंटे के लिए आए, ऑफिस में किसी से मिले और तुरंत चले गए। रात के खाने के बाद मैं बर्तन धो रही थी, तभी काव्या की आवाज आई, बधाई हो, तेरा नसीब चमक गया। सरपंच के बेटे से तेरी बात पक्की हो गई। मेरे हाथ बर्तन धोते हुए रुक गए। मैंने पूछा, मतलब क्या? काव्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरे लिए रिश्ता आया है, चाची तैयार हो गई हैं। अब तू हवेली जाएगी, अब तू नौकरानी नहीं, दुल्हन बनेगी। मैंने तुरंत चाची से पूछा, क्या ये सच है? उन्होंने मेरी ओर बिना देखे जवाब दिया, हाँ, और अब सवाल मत पूछ। सरपंच खुद मांगने आए थे। ये बहुत इज्जत की बात है। मैंने तुरंत कहा, सरपंच का बेटा रोहन पागल है, सबको पता है। उसने अपनी पहली बीवी को मारा था। मैंने जोर से कहा। चाची बोली, जुबान संभाल कर बोल। उसकी बीवी कमजोर थी, मर गई। और तू कौन होती है फैसला करने वाली? मैंने चाचा को बुलाने का फैसला किया। मैंने उनसे कहा, चाचा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं उस पागल से शादी नहीं करूंगी। ये जुल्म है। वो चुप रहे, बस नजर नीचे करके सिगरेट जलाते रहे। उनकी खामोशी चीख से भी ज्यादा क्रूर थी। चाची ने मेरा मनघट पकड़कर झटका और बोली, जो तय हुआ वो हुआ। सरपंच के घर का रिश्ता है। मेरी बेटी के लिए तो किसी राजकुमारी का रिश्ता आएगा, और तू वहां बिल्कुल ठीक रहेगी। तेरी जैसी लड़कियां ऐसे ही घरों में सुधरती हैं। मेरे जैसे आग लग गई। मैंने चाचा के पांव पकड़ लिए। मैंने कहा, बस मुझ पर दया करो, मुझे वहां मत भेजो। मैं सब कुछ सह लूंगी, जो कहेंगे वो करूंगी, लेकिन उस पागल से शादी नहीं करूंगी। वो मुझे मार डालेगा। चाचा ने एक पल मेरी ओर देखा और नजर फेर ली। चाची तुरंत बोली, इतनी विनती तो किसी ने शादी के लिए भी नहीं की होगी, जितनी तू हमारे सामने गिड़गिड़ा रही है। उस रात मेरी चप्पल बाहर रह गई थी। मैं कमरे में लौटी तो चाची मेरे पीछे पीछे आईं। बोली, तू भागने के सपने देख रही है? और उन्होंने दरवाज़ा बंद करके मुझे पांव से बांध दिया। बोली, अब देखती हूँ कौन तुझे बचाता है। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज़ ही बंद हो गई थी। हाथ बंधे थे, पांव सुन्न हो रहे थे। बाहर दरवाजे के पीछे काव्या और उसकी छोटी बहन की हंसी सुनाई दे रही थी। वो कह रही थीं, कल दुल्हन बनेगी और आज कैदी है, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा नहीं? उनके शब्द सुनकर मेरा सांस तेज हो गया। मैंने चुपचाप छत की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, न उम्मीद, न दुआ। सुबह चाची ने दरवाज़ा खोला। बोली, उठ, आज तेरी शादी है।
हवेली जाना है। सारी तैयारी हो गई है। मैं कांपते हुए बोली, मुझे नहीं जाना। वो बोली, तू मर जा, लेकिन ना नहीं। काव्या ने लाल कपड़े मेरे हाथ में दिए और बोली, इन्हें पहन कर आ। इसके बाद तुझे ये भी नसीब नहीं होगा। मैंने नहाया नहीं, बाल भी नहीं खोले, बस कपड़े पहने मुझे हवेली ले जाया गया। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रही। रास्ते का हर मोड़ जैसे मेरे जीवन का दरवाज़ा बंद कर रहा था। हवेली के दरवाजे पर पांव रखते ही एक बड़ी आंखों वाली नौकरानी धीरे से बोली, इसकी शादी है? दूसरी बोली, पिछली तो 2 महीने में मर गई। कौन जाने इसका क्या होगा। मैंने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोली। पंडित जी बैठे थे। मैंने सिर नीचे किया। मुझ पर घूंघट डाला गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे सारी शादी की रस्में पूरी की गईं। मैंने मन बंद करके ओढ़नी कसकर पकड़कर सारी रस्में निभाईं। चाची दूर खड़ी होकर संतुष्टि से देख रही थीं, जैसे कोई सौदा पूरा हो गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मेरी शादी है या मौत का दिन। शादी के बाद मुझे तुरंत अंदर ले जाया गया। बड़ी सी कमरे थी। हर तरफ लाल और सुनहरे रंग का पेंट था। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे और बीच में एक बड़ा भारी पलंग था। गलीचे इतने नरम थे कि पांव धंस रहे थे, लेकिन मेरे अंदर की जमीन डर से सख्त और सूखी हो चुकी थी। एक नौकरानी आई और बोली, मालकिन, यही आपकी कमरे है। रोहन भैया थोड़ी देर में आएंगे। फिर वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने नज़र घुमाई। कमरे में एक तरफ लकड़ी का कपाट था, जिसमें कुछ परफ्यूम की बोतलें और किताबें रखी थीं। दूसरी तरफ एक छोटा सा टेबल था, जिस पर शायद किसी बुजुर्ग का फोटो रखा था। सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित था, लेकिन मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। मैं पलंग के कोने पर बैठ गई। कपड़े अब भी बोझ जैसे लग रहे थे। ओढ़नी बार बार सिर से सरक रही थी और बालों में लगी पिन चुभ रही थी। हर पल ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा खुलेगा और वो पागल अंदर आएगा। बाहर से पाँवों की आहट आई। कोई आ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांस फूलने लगी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और एक गंभीर चेहरे वाला लड़का अंदर आया। साफ सुथरे, साधारण कपड़ों में, नज़र ज़मीन पर। उसने आकर दरवाज़ा बंद किया, जूते उतारे और पलंग के दूसरे छोर पर बैठ गया। कुछ पल खामोशी में बीते। फिर वो धीमी आवाज़ में बोला, तू डर रही है? मैंने नज़र उठाई। सामने बैठा न तो पागल दिख रहा था, न दानव। वो पूरी तरह सामान्य और पढ़ा लिखा साधारण इंसान लग रहा था। वो बोला, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तू आराम कर। और शांतिपूर्वक दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यही वो रोहन है, जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो पागल है और उसने अपनी पहली बीवी को मार डाला। मैंने इतने धीमे स्वर में पूछा, आप रोहन हैं? उसने सिर हिलाकर हामी भरी और बोला, हाँ, लोग ऐसा ही कहते हैं और शायद कहते रहेंगे। मैंने नज़र नीचे कर ली। बोलने की हिम्मत बची नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो उठा, कपाट के पास गया, एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। कोई शोर नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। कमरे में बस पंखे की आवाज और किताब के पन्नों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। समय बीतता गया। मैं हैरानी के ख्यालों में डूबी थी। मन में सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन मुंह बंद था। ये कोई नया खेल है या वाकई कुछ छिपा हुआ है? अगले दिन सुबह मैं उठी तो वो जा चुका था। नौकरानी आई और बोली, रोहन भाऊ, रोज सुबह जल्दी फार्म हाउस जाते हैं, शाम को ही लौटते हैं। मैंने धीरे से पूछा, लोग उनके बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? वो विषय बदलते हुए बोली, मालकिन, यहाँ हर किसी की जुबान में धार है, लेकिन कोई दिल नहीं देखता। आप समय के साथ सब समझ जाएंगी। दिन वैसे ही बीतने लगे। रोहन दिन में दिखता नहीं था। रात को आकर चुपचाप किताब पढ़ता। ज्यादा बोलता नहीं, न कोई जबरदस्ती। कभी चाय मांगता, कभी शांतिपूर्वक गाने सुनता। एक दिन वो बाहर बैठा था। मैंने उसकी कमरे की हर चीज ध्यान से देखी। सब कुछ अपनी जगह पर था। कपाट में कपड़े व्यवस्थित रखे थे, जूते एक लाइन में सजे थे। टेबल पर हर चीज उसकी पसंद के हिसाब से रखी थी। मैंने पानी का जग हल्के से हिलाया तो वो तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, इसे यहीं रहने दे। उसने नरम स्वर में कहा,
मैं अपनी जगह नहीं बदलता, वरना मेरा दम घुटता है। तब पहली बार मुझे लगा कि ये कोई पागलपन नहीं, बल्कि किसी मानसिक स्थिति का असर हो सकता है। मैंने ठान लिया कि चुप रहकर सब समझने की कोशिश करूंगी। एक रात जब वो सो रहा था, मैंने चुपके से कपाट में झांका। अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ दवाओं की पुड़ियां थीं। मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। मैं तुरंत पीछे हट गई। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। बस पानी पिया और फिर सो गया। अब डर कम हो रहा था, लेकिन सवाल बढ़ रहे थे। ये लड़का, जो सबकी नज़रों में पागल है, इतना बेफिक्र और शांत क्यों है? जरूर कुछ है जो मुझे खुद पता करना है। जब वो कमरे में आया था, तब मुझे लगा था कि मेरे सामने मौत खड़ी है, लेकिन वो मौत नहीं थी। वो एक नई हकीकत थी, जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। शादी के तीसरे दिन रोहन ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था और सामने अंडे, जूस, ब्रेड और दूध सलीके से रखा हुआ था। उसने अखबार से नज़र उठाकर बस इतना ही कहा, आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। मैं चुपचाप कुर्सी खींचकर बैठ गई। किसी खास नज़र से मुझे देख रहा था। उसके बोलने में कोई गुस्सा नहीं था। व्यवहार एकदम सादा था, जैसे दो जान पहचान वाले लोग एक ही घर में रह रहे हों। अचानक उसने पूछा, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मैंने साधारण सा जवाब दिया, नहीं। वो बोला, हो तो बता देना। मेरी माँ हवेली में ज्यादा समय रहती हैं और उनकी कुछ बातें तुम्हें सख्त लग सकती हैं। मैंने कहा, लेकिन आपकी माँ ने तो अभी तक मुझसे बात ही नहीं की। मैंने सच कहा था। रोहन हल्के से हंसा और बोला, वही अच्छा है। उसकी आंखों में गहरी गहराई थी, जैसे वो हर चीज को परख रहा हो, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। वो न तो बेकाबू हो रहा था, न चिल्ला रहा था। वो पूरी तरह सामान्य और गंभीर लड़का था। मैं रोज उसकी आदतें गौर करने लगी। वो सुबह जल्दी उठकर चुपचाप तैयार होता, किताबें बैग में रखकर फार्म हाउस चला जाता। दोपहर को खाने के लिए वापस नहीं आता था और रात को जल्दी सो जाता था। उसकी हर हरकत मेरे मन में नए सवाल पैदा कर रही थी। एक दिन जब वो सो रहा था, मैंने किताबों के कपाट के नीचे एक पुराना डिब्बा देखा। खोलकर देखा तो उसमें दवाओं की पुड़ियां, कुछ हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स और एक नोटबुक थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे बचपन में मानसिक दबाव की परेशानी हुई थी, लेकिन कहीं भी पागलपन का जिक्र नहीं था। नोटबुक में लिखा था, मुझे सुना नहीं गया, इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया। ये शब्द पढ़कर मैं रुक गई। जो सचमुच बीमार होगा, क्या वो ऐसा लिख सकता है? कुछ तो गड़बड़ थी। उसी दिन दोपहर को हवेली की दो नौकरानियां आंगन में बात कर रही थीं। पहली बोली, पहली बीवी भी ठीक थी, बस रोहन भैया की माँ की नज़रों में नहीं बैठी। दूसरी बोली, रोहन भैया के साथ कोई दिक्कत नहीं है, असली गड़बड़ उनकी माँ में है। मेरी नज़र तुरंत दरवाजे की ओर गई, लेकिन वो जा चुकी थीं। मैंने गौर किया कि जब रोहन की माँ घर में होती थी, वो थोड़ा बेचैन हो जाता था। उसकी आंखों में डर दिखता था। बार बार कमरे का दरवाज़ा चेक करता और खुद को अलग रखता। अगली रात मैंने उससे सीधे पूछा, सचमुच, क्या आप वैसे हैं जैसे लोग कहते हैं? वो चुप रहा। कुछ पलों बाद बोला, क्या तुम्हें कभी इतना अकेला छोड़ दिया गया है कि तुम खुद को समझने लगे हो? मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, मेरे पिता ज्यादातर समय घर से बाहर रहते थे और सौतेली माँ ने मुझे कभी बेटा नहीं माना। मैं छोटा था जब मेरी असली माँ मर गई। उसके बाद हर बात पर डांट, हर भावना पर ताने। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने बोलना छोड़ दिया। फिर थोड़ा संभला तो उन्होंने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, और आपने कुछ नहीं कहा? वो हंसकर बोला, किससे क्या कहता? पिता सुनते नहीं थे, माँ बस शक करती थी। और फिर एक दिन मेरी बीवी। वो रुक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मेरी बीवी हार्ट पेशेंट थी। एक रात उसे दिल का दौरा पड़ा। मैं घबरा गया, चिल्लाया, शोर मचाया, लेकिन वो पहले ही मर चुकी थी और मैं गुनहगार ठहरा। किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस यकीन कर लिया, क्योंकि मैं बचपन से चुप था। सबको लगा कि मैं सचमुच पागल हूँ। मेरी आंखों के सामने अब तस्वीर साफ हो रही थी। वो बीमार नहीं था, घायल था। उसकी पहचान पर सवाल मानसिक बीमारी की वजह से नहीं,
बल्कि पारिवारिक गुस्से और उपेक्षा की वजह से थे। मुझे चाची का गुस्सा, उनका व्यवहार और जबरदस्ती करवाया गया विवाह याद आया। क्या ये सब उनकी चाल थी या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? अब ये सिर्फ जीने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सच खोजने की जंग थी। रोहन के लिए, मेरे लिए और उन सभी के लिए जिन्हें चुपके से गुनहगार ठहराया गया था। रोहन के बोलने से मेरे मन में कई दरवाजे खुल गए, लेकिन हर दरवाजे के पीछे नया अंधेरा था। सौतेली माँ का नाम बार बार आता था और हर बार रोहन की आंखों में साए पड़ जाते थे। वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसके व्यवहार से लग रहा था कि कुछ छिपा हुआ है। मैंने ठान लिया कि खुद पता लगाऊंगी। अगली सुबह रोहन फार्म हाउस गया और उसकी सौतेली माँ हवेली में नहीं थी। मैं कई सालों से वहां काम करने वाली नौकरानी राधा के पास गई। मैंने पूछा, राधा, रोहन साहब की असली माँ कैसी थी? वो थोड़ा संकोच कर बोली, बहुत अच्छी, सौम्य स्वभाव की। जब उनका देहांत हुआ तब रोहन साहब 7 साल के थे। उसके बाद सब बदल गया। सरपंच जी ने दूसरी शादी की। रोहन साहब को अलग कमरे में डाल दिया। कपड़े नहीं, खाना नहीं, प्यार नहीं, सब कुछ सिर्फ नई बीवी के लिए। सरपंच जी कुछ नहीं बोलते थे। वो व्यापार और गांव के काम में व्यस्त रहते थे। रोहन साहब चुप होते गए। पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन कुछ अच्छा करते तो उनकी माँ कोई ना कोई बहाना बनाकर सजा देती। कहती, ये हठी है, उद्दट है, पागल हो गया है। उसके बोल सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने आगे पूछा, रोहन की पहली बीवी जो मर गई, क्या वो सचमुच हार्ट पेशेंट थी? राधा ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोली, वहिनी जी, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी दवाओं में गड़बड़ की गई थी और वो दवाएं रोहन साहब की माँ सरपंचनी ने लाकर दी थीं। किसी ने उन पर शक नहीं किया, और किया भी होता तो कौन? वो सबको कंट्रोल करती हैं, नौकरों पर चिल्लाती हैं और रोहन साहब को तो जैसे दुश्मन मानती हैं। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि वो चाहती थीं कि सरपंच जी की सारी जायदाद उनके अपने बेटे के नाम हो। बाद में वो पैदा हुआ। अब मेरी आंखों के सामने सब साफ हो गया। सौतेली माँ का असली मकसद जायदाद पर कब्जा करना था, और रोहन, जो असली वारिस था, उसे पागल ठहराकर कोने में फेंक दिया गया। ये सब एक साजिश थी। उस दिन दोपहर को रोहन घर आया। बहुत चुप था। मैंने देखा कि वो बार बार अपने कमरे का दरवाज़ा चेक कर रहा था। किताब को जगह से हटाकर फिर रख रहा था, जैसे कुछ खो गया हो। मैंने पूछा, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? वो बोला, हाँ, मेरी एक डायरी कल रात से गायब है। यहाँ टेबल पर रखी थी, लेकिन अब नहीं है। मैंने कहा, आपकी माँ कमरे में आई थी? वो बोला, हाँ, सुबह कह रही थी कि सफाई के लिए आई थी, लेकिन सफाई तो नौकरानी करती है। मुझे समझ आ गया कि डायरी उनके हाथ लग गई है। रोहन की मन स्थिति और उसकी भावनाओं की असली कहानी बताने वाली डायरी अब शायद उनके खिलाफ एक और हथियार बनने वाली थी। शाम को जब सब बैठे थे, मैंने देखा कि सरपंच जी लाउंज में बैठकर एक फाइल पर साइन कर रहे थे। उनकी बीवी पास बैठकर कुछ समझा रही थी। प्रॉपर्टी के नए कागज हैं। रोहन अब फार्म हाउस में व्यस्त रहता है। हम सब कुछ छोटे बेटे के नाम कर दें। वो बहुत सहजता से बोल रही थी। सरपंच जी ने पूछा, रोहन की मर्जी ली है? वो बोली, अरे, वो कब इन चीजों में पड़ता है? चुप रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चुपचाप सुन रही थी, लेकिन मन में तूफान उठ रहा था। अगला कदम क्या होगा? अब रोहन के स्वभाव पर एक और वार होने वाला था। रात को जब हम दोनों कमरे में थे, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी डायरी मुझे एक दिन के लिए दे दो। वो बोला, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मुझे कुछ लिखना है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी खामोशी टूटे। वो पहले हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया, फिर बोला, लेकिन वो अब खो गई है, ऐसा लगता है। मैंने कहा, तो उसे वापस लेना होगा, क्योंकि जो कुछ तुमने उसमें लिखा है, वो सिर्फ तुम्हारा सच नहीं, बल्कि तुम्हारे खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का आईना है। वो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, रोहन, तुम्हें वक़्त ने नहीं, बल्कि इल्ज़ामों ने बीमार बनाया है। एक प्लानिंग थी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे शक था, लेकिन मैंने कभी खुद को इतना लायक नहीं समझा कि सच के पीछे जाऊं। मैंने कहा, लेकिन अब वक़्त आ गया है। हम दोनों जाएंगे, और तुम्हें चुप नहीं रहना है।
क्योंकि तुम्हारे दुख के पीछे एक राज है जो अब खुलने वाला है। पिछले कई दिनों की घटनाएं, नौकरानियों की खुसफुस, सौतेली माँ के शब्द और रोहन की वो चुप डायरी, सब मेरे मन में एक फैसला बनाकर बैठ गए थे। अब सच को आवाज देने का वक्त था। मैं सरपंच जी से मिली। वो हवेली के पुराने हिस्से में बैठकर कागज पत्र संभाल रहे थे। मैंने कहा, बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उन्होंने हैरानी से मुझे देखा और बोले, हाँ बेटी, बोल। मैंने कहा, रोहन का जो इलाज चल रहा है वो दरअसल उसे और नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी दवाओं की चिट्ठियां मैंने एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाई हैं। शहर के डॉक्टरों ने बताया कि वो दवाएं उसके लिए सही नहीं हैं। वो उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा रही है, सुधार नहीं कर रही। सरपंच जी कुछ पल मुझे देखते रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, ये दवाएं उसकी माँ लाती हैं, मैंने कभी चेक नहीं की। मैंने कहा, आपको चेक करना चाहिए था, क्योंकि रोहन को पागल साबित करना एक साजिश है। इसके पीछे उसकी सौतेली माँ है। वो रोहन की सारी जायदाद अपने बेटे के नाम करना चाहती है। मेरी बात सुनकर सरपंच जी चुप हो गए। मैंने उनके सामने डायरी और रिपोर्ट्स रख दी और पूछा, क्या आप अपने बेटे का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं या उसका सच सामने लाना चाहते हैं? उस शाम शहर से एक नया थेरेपिस्ट रोहन के लिए बुलाया गया। मुलाकात साधारण थी, लेकिन उसके बोलने से उसे तुरंत पता चल गया कि रोहन सिर्फ डिप्रेशन का शिकार है। उसे लगातार चलने वाली दवाओं की नहीं, बल्कि सहानुभूति और देखभाल की जरूरत है। उसे रोज साधारण मैनेजमेंट थेरेपी दी जाए तो 5-6 महीने में उसका दिमाग पूरी तरह ठीक हो सकता है। डॉक्टर के ऐसा कहने पर सरपंच जी ने उस रात पहली बार मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, सुन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगले दिन जब रोहन थेरेपी के बाद कमरे में लौटा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो बोला, कई दिनों बाद किसी ने मेरी तबीयत पूछी है, बिना कुछ बोले सिर्फ मेरी बात सुनी है। मैंने कहा, अब ये रोज का रूटीन होगा। वो बोला, तुझे पता है, जब तू पहली बार आई थी मुझे लगा तू भी बाकियों जैसी होगी, लेकिन अब सोच बदल गई है। अब लगता है शायद तू वो है जिसे मैं सालों से जानना चाहता था। उस दिन मैंने थेरेपिस्ट के कहने पर रोहन के रोजमर्रा के कामों में बदलाव शुरू किए। उसकी कपाट की चीजें सलीके से लगाना, उसकी किताबों को एक ढंग से रखना, उसका नाश्ता रोज वक्त पर रखना। धीरे धीरे वो बदलने लगा। उसकी आवाज में स्थिरता आई, नजरें सीधी होने लगीं। वो मुझे छोटे छोटे सवाल पूछने लगा, जैसे, तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो, या आज बारिश होगी क्या? उन छोटे सवालों में उसका बढ़ता आत्मविश्वास छिपा होता था। एक दिन रोहन मेरे पास आया और बोला, अगर तू इजाजत दे तो मैं तुझे अपनी डायरी फिर से लिखने दूं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन इस बार आखिरी पन्ने पर सिर्फ तुम्हारी जीत लिखनी है। इस बदलाव के बाद हवेली का माहौल भी बदलने लगा था। सरपंच जी अब रोहन के साथ वक्त बिताने लगे थे। एक दिन उन्होंने अपने दूसरे बेटे के लिए अलग जमीन खरीदी और कहा, ये तेरा हिस्सा नहीं, तेरा हक्का है, तेरी मेहनत से कमाया हुआ। रोहन का हक यानी उसके पिता की अमानत है। ये सुनकर सौतेली माँ का चेहरा फीका पड़ गया। अगले दिन वो मेरे सामने आई और जहरीले शब्दों में बोली, तूने मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। मैंने बस इतना कहा, नहीं, मैंने सिर्फ वो दरवाजे खोले जिनके पीछे तूने एक जिंदा इंसान को दफन कर दिया था। रोहन अब पूरी तरह बदल गया था। वो ज्यादा बोलने लगा था, छोटी छोटी बातों पर सलाह देता। इतना ही नहीं, काम करने वाली नौकरानियों को भी हुक्म देता, जो पहले उससे सिर्फ डरती थीं। एक दिन हम बाग में बैठे थे, तब रोहन ने खुद से बात शुरू की और कहा, तुझे मेरी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। मैंने सिर हिलाकर कहा, मुझे जानने से डर नहीं है, लेकिन अधूरा सच बर्दाश्त करना मुश्किल है। उसने गहरी सांस ली और बताया, उसका नाम राधिका था। मेरा उसके साथ लव मैरिज नहीं, अरेंज्ड मैरिज हुआ था। वो दिल की मरीज थी। उसे अक्सर चक्कर आते थे, कमजोरी रहती थी और उसका स्वभाव बहुत भावुक था। शादी के बाद जब वो यहाँ आई तो उसे यहाँ का माहौल बहुत बुरा लगा। मेरी सौतेली माँ ने उसे हमेशा तंग करना शुरू किया। कभी खाने में नमक कम, कभी कमरे की सफाई का बहाना, कभी उसकी बेइज्जती। मैंने पूछा, तो तुमने कुछ नहीं कहा? वो बोला, माँ,
मैं उस वक़्त भी चुप ही रहता था, सिर्फ सुनता था, खामोश रहता था। राधिका बार-बार कहती थी कि उसे वापस जाना है। मैं समझता रहा कि शायद वक़्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर एक रात उसे दिल का दौरा पड़ा। मैं चिल्लाया, मदद माँगी, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और सुबह तक खबर फैल गई कि मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। मेरी सौतेली माँ ने पहली बार कहा कि पागल था, गुस्से में मार दिया होगा, और किसी ने सवाल नहीं पूछा। उसका पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में मौत की वजह दिल का दौरा लिखा था, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। बदनामी का घेरा मुझ पर कस दिया गया। फिर मेरे इलाज के नाम पर मुझे कमरे में बंद रखा गया। दवाएं दी जाती रहीं। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या किसी गुनाह की सजा भुगत रहा हूं। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। उसकी सौतेली माँ के चेहरे के पीछे छिपा असली चेहरा अब साफ हो गया था। उसने न सिर्फ रोहन को दुनिया के सामने पागल ठहराया, बल्कि अपने बेटे के वारिस का रास्ता भी तैयार कर लिया था। मैंने पूछा, तुम्हारे पिता को इन सब बातों का पता था? वो बोला, पता नहीं। वो हमेशा मेरी सौतेली माँ की बातों पर यकीन करते थे। शायद उन्हें भी लगता रहा होगा कि मैं दिमाग से कमजोर हूं, लेकिन अब सब बदल गया है। तूने जो कुछ किया, उससे मुझे पहली बार लगा कि मैंने खुद को जीता है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अभी भी वक़्त है, सब वापस ले। वो हक़ जो तेरा था, वो आवाज़ जो तेरे गले में दबा दी गई थी। अगले दिन सरपंच ने खानदानी वकील को बुलाया। जायदाद के कागजात नए सिरे से तैयार हुए। रोहन को उसका हक़ मिलने लगा। सौतेली माँ ने बहुत अड़चनें डालीं, लेकिन इस बार सरपंच ने उसकी एक न सुनी और दृढ़ता से कहा, रोहन मेरा बेटा है और जो कुछ उससे छीना गया, वो उसे वापस मिलेगा। 2 दिन बाद रोहन मेरे पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। वो बोला, ये मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं, कॉलेज की मार्कशीट है और एक पुरानी फाइल है जिसमें मैंने पढ़ाई पूरी करने की इच्छा लिखी थी। मैंने पूछा, तो अब क्या करने का इरादा है? वो बोला, मुझे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करनी है, अपनी पहचान खुद बनानी है, सिर्फ सरपंच का बेटा बनकर नहीं, बल्कि एक पूर्ण इंसान बनकर दुनिया के सामने आना है। मैंने हंसकर कहा, और इस सफर में तेरे साथ एक साथी है। उस रात हमने ठान लिया कि अब गांव वापस जाने का वक्त है। मुझे चाची से अपना हिसाब चुकता करना था, जिसने मुझे बेचा, धोखा दिया, मेरे सम्मान और मेरी इच्छाओं को कुचल दिया। मैंने पूछा, रोहन, तू मेरे साथ आएगा? वो बोला, तू जहां जाएगी, मैं वहां तेरे साथ रहूंगा। अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमने सफर की तैयारी शुरू की। रोहन ने सरपंच से इजाजत ली और अगली सुबह हम हवेली की गाड़ी लेकर गांव की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते मेरी आंखों के सामने वो पुरानी खोली घूम रही थी। वो पुराने कपड़े, वो बर्तन, वो जहरीले शब्द। गाड़ी गांव में पहुंची तो मैंने वहीं दरवाजा देखा जहां से मुझे जबरदस्ती भेजा गया था। चाची आंगन में बैठी थीं। हमें देखकर पहले तो पहचाना नहीं, फिर चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव उभरे। मैंने कहा, नमस्ते चाची। उन्होंने झट से पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा, हिसाब चुकता करने आई हूँ। ये है रोहन, मेरा पति, सरपंच जी का बेटा, वही पागल जो आज सारी जायदाद का एकमात्र वारिस है। ये सुनकर चाची की नज़र नीचे चली गई। काव्या दरवाजे के पीछे खड़ी थी, जिसकी शादी अब एक नशेड़ी से हो चुकी थी और जिसके ताने और हंसी अब खामोशी में बदल चुके थे। मैंने कहा, अब मैं जा रही हूँ, बस अपनी चाची को उनके सच का आईना दिखाने आई थी। गांव में कदम रखते ही वो नजरें फिर से महसूस हुईं, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थीं। हर तरफ चर्चा थी, लेकिन अब स्वर अलग था। जो लोग पहले मुझे दया से देखते थे, वो अब हैरानी से मुझे और रोहन को देख रहे थे। ये वही सरपंच का बेटा है, वही जिसे पागल कहते थे, लेकिन पागल तो नहीं लगता। और उसकी बीवी तो कितनी मजबूत दिखती है। हम जैसे जैसे गांव की सड़क पर चल रहे थे, चर्चाएं बढ़ती जा रही थीं। अगले दिन हम फिर चाची के घर पहुंचे। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद काव्या ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा मुरझाया था, आंखों के नीचे काले घेरे और माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। मैंने पूछा, काव्या, क्या हम अंदर आ सकते हैं? वो थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर चुपचाप पीछे हट गई।
मैं और रोहन अंदर आए। चाची चारपाई पर बैठी थीं। रोहन को देखकर उनका सांस जैसे रुक गया। उन्होंने खुद को संभालते हुए खड़ा किया और बोली, ये क्या तमाशा है? तुम दोनों यहाँ क्यों आए? कल ही तो आई थी, अब फिर आई? मैंने कहा, चाची, तमाशा तो उस दिन हुआ था जब तुमने मुझे एक पागल के नाम पर दे दिया था। रोहन ने धीमी आवाज में सिर झुकाकर कहा, नमस्ते चाची। चाची का चेहरा लाल हो गया। वो बोली, हाँ, कल भी हमें अपमान करके गई थी। अरे, हमने तो तेरा भला ही देखा और सरपंच के बेटे से तेरी शादी करवा दी। तुझे इज्जत से भेजा। मैंने कहा, इज्जत से नहीं, सौदा करके भेजा। लेकिन जिसे तुम पागल समझती थीं, वो आज सरपंच की सारी जायदाद का एकमात्र वारिस है और मेरा पति है। मेरा आत्मविश्वास देखकर काव्या ने मुंह फेर लिया, जैसे उसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उसकी ओर देखकर पूछा, तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? उसकी नज़र जमीन पर टिक गई। वो बोली, शादी नहीं, नर्क है। वो नशेड़ी रात को दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है और दिन में मेरा जेब टटोलता है। चाची के हर शब्द का पराभव हो चुका था। उन्होंने पूछा, अच्छा, तो तू यहाँ क्या लेने आई है? मैंने कहा, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस ये बताने आई थी कि जिन्हें कमज़ोर समझा जाता है, वो सिर उठाकर जीते हैं और जिन्होंने जुल्म किया, वो सिर झुकाकर जीते हैं। रोहन ने मेरी ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, अब चले? मैंने सिर हिलाया। जाने से पहले दरवाजे पर एक पल रुकी। वही दरवाज़ा, जहाँ खड़े होकर मैंने नए कपड़े मांगे थे और फटे कपड़े मेरी ओर फेंके गए थे। दरवाजे से बाहर निकलते ही गांव के कुछ पुराने चेहरे दिखे। सुमन मौसी, जिन्होंने कभी कहा था कि अनाथों को सिर छुपाने की जगह मिले तो भी शुक्रगुजार रहना चाहिए, वो आज मेरे पास आईं और बोली, बेटी, हमने जो सुना वो समझे, लेकिन तेरा भाग्य तो चमक उठा। रोहन तो बहुत पढ़ा लिखा और समझदार निकला। मैंने जवाब दिया, वो पागल नहीं था, उसे सिर्फ पागल समझा गया था। वो दिन गांव में जैसे एक नई शुरुआत थी। एक शाम हम पुरानी चाय की टपरी पर बैठे थे। तब रोहन ने चुपचाप कहा, यही वो जगह है जहां तेरे चाचा मुझे लाते थे और लोगों से कहते थे कि ये हमारा पागल जमाई है। वो बोला, मुझे तो खुद पर हंसी आती थी। मैंने हंसकर कहा, वो हंसी वापस ले, अब सिर्फ खामोशी काफी है। उसी वक्त कई जान पहचान वाले मिलने आए। कुछ पुराने टीचर जो स्कूल से जानते थे, वो बोले, हमें पता था ये लड़का अलग है, लेकिन घरवालों के दबाव की वजह से हम चुप रहे। जब घरवाले साथ नहीं देते तो बाहर वाले क्या करेंगे? हम गांव में 2 दिन रुके। हर दिन के साथ रोहन के चेहरे पर सुकून बढ़ रहा था और चाची की हालत खराब होती जा रही थी। उनके पास ना कोई बहाना बचा था, ना कोई जवाब। मैंने कोई सूटकेस नहीं लिया था। मेरी आवाज़ मजबूत थी, लेकिन खामोशी से ये साफ कर दिया था कि इज्जत मांगने से नहीं, व्यवहार से मिलती है। गांव के लोग हाथ जोड़कर हमें विदा करने आए। उसी रास्ते से, जहां कभी मेरा वजूद बोझ लगता था, आज मेरा नाम आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया था। गांव से लौटने के बाद रोहन के बोलने की नरमी अब प्यार में बदल गई थी। वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि सबके लिए अलग लगने लगा था। उसने शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा साफ सुथरा घर किराए पर लिया और बोला, अब हमें आजाद सांस लेनी है। ऐसी जगह जहां हम सिर्फ ही अपने मन से जी सकें, किसी की परछाई के बिना। हमने कुछ ही दिनों में उस छोटे से घर में प्यार से भरा एक संसार बना लिया। लकड़ी का छोटा सा कपाट, खिड़की से आने वाली धूप और कोने में रखे पढ़ाई की किताबों का ढेर। रोहन ने पूरी तरह दवाएं लेना बंद कर दिया था। हफ्ते में 2 बार थेरेपी चल रही थी और डॉक्टरों से भी हमारी मुलाकात होती थी। वो मुझसे बहुत साधारण बातें करता, लेकिन उसके शब्दों में यकीन होता था। एक दिन रोहन बोला, मुझे भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने भी अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए फॉर्म भर दिया। 1 साल में ही रोहन ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। उसने बताया था कि पिताजी का फार्म हाउस, जो उन्होंने छोड़ा है, उसे मैं इस्तेमाल में लाना चाहता हूँ। मैंने उसके लिए अपने पुराने लैपटॉप पर, जो मैंने अपनी बचत से खरीदा था, एक बिजनेस प्लान टाइप किया था। हम दोनों ने मिलकर भविष्य के सपनों की शुरुआत की थी। एक दिन सरपंच जी हमसे मिलने आए। उनके साथ रोहन की सौतेली माँ भी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र नीचे थी। वो बिना किसी घमंड के अंदर आई और बोली, बेटा,
मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। उसने रोहन की ओर देखा, लेकिन रोहन चुप रहा, बस सिर हिलाया। वो आगे बोली, बेटा, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, वो मेरा गुनाह था। मैंने सिर्फ अपना फायदा देखा। तुम्हारी माँ होने का दावा किया, लेकिन माँ जैसा प्यार नहीं दिया। रोहन बोला, पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन जो तुमने छीना, वो सालों बाद भी वापस नहीं मिलेगा। वो बोली, मुझे पता है, लेकिन भगवान ने तुम्हारे जीवन में शीतल को भेजकर मुझे माफी का एक रास्ता दिया है। रोहन ने मेरी ओर देखा। मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, माफ करना कमजोरी नहीं होती, खासकर जब किसी की आंखों में पछतावा दिखता है। वो दिन हमें एक पड़ाव पर ले गया था। वो अतीत से जुड़ा था, लेकिन झगड़ा नहीं था। मैंने पढ़ाई पूरी करने का वादा किया था, और आखिरकार मेरा यश पूरा हुआ। सर्टिफिकेट हाथ में लेकर मैं रोहन के सामने खड़ी थी, तो वो चुपचाप मुझे देखता रहा और बोला, अब तू डिग्री होल्डर है, अब तू बिजनेस वुमन बन। वो हंसा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो एक पूर्ण इंसान के अंदर होती है। 1 साल बाद रोहन का फार्म हाउस पूरी तरह एक छोटे से ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट में बदल गया था। बाजार में उसकी फल और सब्जियां पहुंचने लगी थीं। गांव के लोग अब उसके साथ काम करने लगे थे, जिनमें वही नौकर थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। एक शाम हम फार्म हाउस के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। सूरज ढल रहा था। मैंने रोहन से पूछा, अब तुझे खुद को पूरी तरह नॉर्मल लगता है? वो बोला, नॉर्मल कोई नहीं होता, लेकिन अब मैं अधूरा भी नहीं हूं। मैंने पूछा, और मैं कौन हूं? वो बोला, तू वो है जिसने मुझे मेरे अंदर से बाहर निकाला। मैंने चाय का कप नीचे रखा, आकाश की ओर देखकर कहा, रोहन, जो सफ़र हमने किया है, वो सिर्फ हमारा नहीं है। ये उन सबका है जिन्हें कमज़ोर समझा जाता है, जिन्हें आवाज़ नहीं दी जाती, जो ज़ुबान पर ताला लगाकर जीते हैं। वो बोला, तो फिर तू अब लिख अपनी कहानी। मैंने सिर हिलाया। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी के हर पन्ने को सच से जोड़ना शुरू किया। मैंने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया, जहां मैं अपने जीवन के अनुभव लिखने लगी। गांव की लड़कियां मेरे पास सलाह लेने आने लगीं। कुछ ने लिखने की हिम्मत की, तो कुछ ने पढ़ाई को आगे बढ़ाने की हिम्मत दिखाई। वही शीतल, जो कभी फटे पुराने कपड़े पहनकर उपकार सहती थी, आज दूसरों के लिए हिम्मत की वजह बन गई थी। मुझे पता है कि दुनिया बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना पहला कदम होता है। मैं शीतल हूं, जिसे सब कमजोर समझते थे, लेकिन मैं कमजोर नहीं थी। बस वक्त ने मुझे मजबूत बनाया था। अत्याचार कितना भी गहरा हो, सच और हिम्मत अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जो खुद पर यकीन करते हैं, वो वक्त के साथ अपने नसीब को भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।